हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांस की जनता किस तरीके से जीने का संघर्ष कर रही है। तो एक बार हम पूरी स्टोरी को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो बूर्बो राजवंश के राजा थे लुई 16, वह फ्रांस की राजगद्दी में बैठे। तो उस समय उनका जो राजकोष था वह क्या था, टोटल खाली था और साथ में युद्ध चल रहा था। तो उनके पास कर्ज का बोझ भी था और फ्रांस जो था वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो जो कर हुआ करते थे वो तृतीय स्टेट के लोग ही चुकाया करते थे। और राजा ने क्या किया था, अपने आय को बढ़ाने के लिए उसने करों को बढ़ा दिया था। अब जब कर बढ़ा दिए गए थे तो जनता क्या कर रही थी, जनता जीने के लिए संघर्ष करने लगी थी, क्योंकि जो पाव रोटी जैसी उनका मुख्य भोजन था तो उसका दाम भी क्या हो रहा था, आसमान छूने लगा था, बहुत ही अधिक दाम बढ़ गए थे। तो इस तरीके से जनता के सामने जीविका संकट का दौर शुरू हो गया था, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गई थी। तो इसी बीच हमने क्या देखा था, इस बीच हमने देखा था कि एक मध्य वर्ग सामने उभर कर आया, मध्य वर्ग जिसमें तृतीय स्टेट के वो लोग शामिल थे जो अमीर थे और शिक्षित थे। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के लोगों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, विशेष अधिकार कौन सा, कर न चुकाने का, तो इस विशेष अधिकार का उन्होंने विरोध किया। कुछ दार्शनिक सामने आए जिसमें जॉन लॉक, जॉक रूसो, है ना, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने अपनी विचारधारा को समाज के बीच में रखा और उन्होंने सोचा कि इस तरीके से राज्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस तरीके से देखा कि एक मध्य वर्ग जब उभर के आया, विशेष अधिकारों को उन्होंने खंडन किया कि ये ना विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए। तो लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में एक क्रांति की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से और कैसे शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरी स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरी स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए और तीसरी स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि लुई 16 ने कर बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ा दिया था, ताकि वह जो कर्ज से डूबा हुआ है उस कर्ज से निकल सके और साथ में जो उसका राजकोष खाली है तो उसे भी वह भर सके। लेकिन उस समय जो फ्रांसीसी राजतंत्र था तो सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे, तो उसके लिए उन्हें एक बैठक बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। तो स्टेट जनरल की जो क्या की जाती थी, मीटिंग बुलानी पड़ती थी, उनके सामने प्रस्ताव रखना पड़ता था। जब प्रस्ताव मंजूर हो जाता था तब कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। तो 5 मई 1789 को राजा ने क्या किया, स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया। पहले और दूसरे जो स्टेट थे उसमें से 300 प्रतिनिधि आए और तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधि आए। तो वो किस तरीके से बैठे, 300 एक कतार में बैठ गए, 300 दूसरी कतार में बैठ गए, मतलब आमने सामने करके बैठ गए 300 और 600 लोग उनके पीछे खड़े हो गए। वो 600 जो खड़े थे वो तीसरे स्टेट के लोग थे जो समृद्ध थे और शिक्षित वर्ग के थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। तो यहाँ पर क्या था, जो किसान थे, जो औरत थीं और जो कारीगर थे, तो ये सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी, किसान की अपनी समस्याएं थी, औरतों की अपनी समस्याएं थी, कारीगरों की अपनी समस्याएं थी। तो इनने अपनी अपनी समस्याएं अपने प्रतिनिधि को सौंप दी। तो प्रतिनिधि के पास कितने पत्र आए, लगभग 40,000 पत्र आए, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायतें अपने प्रतिनिधि के थ्रू राजा को बतानी चाहिए। तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था और इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। तो हमेशा क्या होता था कि जो स्टेट जनरल के जो नियम थे तो उसमें प्रत्येक वर्ग होता था। कितने वर्ग हो गए यहाँ, एक है ना, फर्स्ट स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। तो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, मतलब वो एक वोट दे सकते हैं, मत यानी वोट, तो एक वोट दे सकते थे, एक मत दे सकते थे। तो लुई 16 ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, मतलब वो कह रहा था कि इस बार की बैठक में भी यही होगा कि एक एक वर्ग अपना एक एक
वोट डालेगा। लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, तो इसमें क्या होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। तो परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, पूरी जो सभा आई हुई है उसके द्वारा मतदान कराना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। तो देखिए अब पूरी सभा में कितने लोग थे, तीसरे स्टेट के 600 लोग थे, है ना। फर्स्ट स्टेज के जो थे 300 हो गए, सेकेंड स्टेज के जो हो गए वो कितने हो गए, 300 हो गए। तो ये तो आपस में मिल जाते थे, ये राजा से जाके मिल जाते थे, तो इनके तो ऑलरेडी कितने हो जाएंगे, अगर एक एक मत सभी ना लोग देंगे 300 300 600 हो गए ना। तो इसी तरीके के जो तीसरे स्टेट के लोग थे तो वो भी 600 होंगे, तो सभी को वोट देने का जब अधिकार होगा तो बराबरी का होगा ना। तो यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो सभी को मत देने का, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा थर्ड स्टेट के लोगों ने राजा से ये बात रखी, ठीक। और इसी बात को रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सम्राट ने मानने के लिए मना कर दिया कि नहीं, जैसे पहली प्रथा चलती थी वही प्रथा हम फॉलो करेंगे, वही प्रथा चलाएंगे। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो तीसरे स्टेट के लोग ने कहा ठीक है, जब आपको हमारी बात माननी ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, सभा का बहिष्कार करते हैं, और वह उस सभा से बाहर निकल गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। अब वहाँ से निकलने के बाद तो जितने भी ये जो प्रतिनिधि थे वो कहाँ पहुँच गए, वो सब वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए। कब हो गए, 20 जून को हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक। अब मतलब ये जो 600 लोग इकट्ठे हुए थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा उन्होंने, नेशनल असेंबली। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। तो अब इन्होंने एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप का नाम क्या रखा, ग्रुप का नाम रखा नेशनल असेंबली, ठीक। और इन्होंने यह भी ना रखा, इस बात को रखा सामने कि जब तक कि राजा जो है एक नया संविधान तैयार नहीं कर लेता, और संविधान भी कैसा, हम लोगों के मुताबिक नहीं होगा, हम लोगों के लाभप्रद नहीं होगा, तब तक यह असेंबली जो नेशनल असेंबली इन्होंने अभी बनाई है ना, उसको हम खत्म नहीं करेंगे, ये चलती रहेगी। और इनके नेता कौन थे, इनके नेता थे मिराबियो और आबेसिये, ठीक। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। तो जो मिराबियो थे वह कुलीन परिवार था। कुलीन परिवार कौन सा परिवार कहलाया, सेकेंड स्टेट के लोग, है ना, सेकेंड स्टेट के लोग थे जो, वो उसमें क्या हुआ, मिराबियो। तो मिराबियो जो था, लेकिन उसको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे ना, वो उससे सहमत नहीं था। वो कहता था नहीं, ये चीज़ गलत है, ये प्रथा गलत है। तो उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था। अब पादरी वर्ग कौन सा कहलाता था, फर्स्ट स्टेट के लोग कहलाते थे। मतलब ये जो दो नेता सामने आए हैं, इसमें से एक नेता फर्स्ट स्टेज का है और दूसरा नेता सेकेंड स्टेज का है। और ये किसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये किसका पक्ष ले रहे हैं, ये तीसरे वर्ग का पक्ष ले रहे हैं। और उसने तीसरा स्टेट क्या है, ठीक है, अब इसे मूलतः पादरी था। अब उसने ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें है कि तीसरा स्टेट क्या है, शीर्षक से एक अत्यंत, अब उसने एक किताब लिखी हुई थी, किसने, आबेसिये ने। तो आबेसिये की जो किताब थी तीसरा स्टेट क्या है, शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी, ठीक। और इस पुस्तिका का प्रचार प्रसार भी किया गया। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली तैयार हो गई और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पूरी जनता, वो जो पूरे प्रतिनिधि हैं वो जुटे हुए हैं।
कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड में फसल कैसी हो गई है, खराब हो गई है। और पाव रोटी की जो कीमतें हैं वो कैसी हो रही हैं, आसमान छू रही हैं, मतलब महंगी और महंगी हो रही है। तो जो बेकरी मालिक थे तो वो क्या कर रहे थे, इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे। तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाते उन्होंने क्या किया, जमाखोरी शुरू कर दी। जमाखोरी का मतलब होता है कि उनके पास माल तो है, वस्तु तो है, पर वो बाजार में नहीं बेच रहे, है ना, वो बाजार में नहीं बेच रहे। क्यों नहीं बेच रहे हैं, क्यों, वो सोच रहे हैं कि जब दाम और बढ़ेंगे, जब दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब पाव रोटी को बेचेंगे। तो वो जमाखोरी करना शुरू कर दिए। अभी वर्तमान में नहीं बेचेंगे, थोड़ा जब कीमत और बढ़ जाएगी तब बेचेंगे। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर हमला बोल दिया। अब क्या हुआ कि कतार से एक लाइन लगा के लोगों को पाव रोटी खरीदनी पड़ती थी। मतलब इतनी मारा मारी थी कि पाव रोटी ऐसे नॉर्मली आप दुकान पे जाते हैं ना कि भाई ये पैसा लो और सामान बोल देते हैं दुकानदार से कि लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही थी पाव रोटी के लिए। और उस पर भी जब घंटों खड़े रहते थे तो घंटों खड़े होने के बाद भी पाव रोटी क्या होती थी, नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि जमाखोरी करके रखी जा रही थी ना, छुपा के रखे जा रहा था ना माल को तो बोल देते थे है ही नहीं, खत्म हो गया। तो औरतों ने क्या किया, औरतों ने दुकान पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और वहाँ पर क्या हो रहा था कि असेंबली जो थी, एक नई असेंबली बन गई थी, नेशनल असेंबली। तो राजा को भी गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो राजा ने भी गुस्से में क्या किया, उसने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। उस गुस्से में उसने आदेश दिया कि जाओ पेरिस सिटी में जाके आप क्या करो, पेरिस सिटी में जाके प्रवेश कर जाओ, घुस जाओ। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर इसे नेतानुभूत कर दिया। तो आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें था बास्तील का किला, जिसमें आपने पढ़ा था कि 14 जुलाई को क्या हुआ था, पेरिस की जनता डरी हुई थी, आतंक का माहौल था और राजा ने आर्डर दिया हुआ था कि एक अफवाह भी फैली हुई थी कि लोगों पे गोलियां चलाना, ये सारी बातें थी ना, ये फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था। तो ये इसी घटना पर आधारित थी कि जो राजा था, जो नेशनल असेंबली बनी थी, उससे गुस्साया हुआ था, उसके विरोध में उसने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था और उसी अफवाह के तहत लोगों ने क्या किया था, बास्तील पर हमला कर दिया था और बास्तील को ध्वंस कर दिया था, तोड़ दिया था। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीर के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। अब देहाती इलाकों में क्या खबर फैल गई, अब ये खबर फैल गई कि जो जागीरदार है, जो मालिक हैं, तो उन्होंने भाड़े मतलब होता है किराए से, है ना, तो किराए से कुछ गुंडे बुला लिए, कुछ गुंडे बुला लिए, लठैतों को, लुटेरों को बुला लिया। तो ऐसे लोगों को बुला के वो क्या करने वाले हैं, वो उनकी जो फसल है उसको पूरी तरह से तबाह करने वाले हैं। तो अब जिले में भय से लोग डरने लगे और किसानों ने क्या किया, किसानों ने कुदाल और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उनके पास कौन से हथियार थे, गोलाबारी तो थे नहीं, तोपखाने थे नहीं, बंदूकें तो थी नहीं, उनके पास कुदाल थे और जो बेलचे थे उसी से उन्होंने क्या किया, किलों पर आक्रमण शुरू कर दिया। अब उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। किसने, ये जो किसान थे। अब इतने उग्र हो गए थे ये कि इन्होंने जो अन्य भंडार थे उनको लूट लिया और जो लगान संबंधी दस्तावेज थे, जो दस्तावेज यानी होता है कागज, तो जो लगान संबंधी कागज थे उनको जलाकर क्या कर दिया, खत्म कर दिया, राख कर दिया। तो कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। तो जो कुलीन थे, क्योंकि कुलीन क्या करते थे, तीसरे स्टेट के लोगों पर क्या करते थे, शासन किया करते थे, सामंतवादी व्यवस्था थी ना, तो वो कुलीनों के द्वारा ही की जाती थी। तो अब कुलीन डर के मारे क्या किए, वो अपना घर द्वार छोड़े और भाग गए। और कहाँ कोई कुलीन तो ऐसे हैं कि वो पड़ोसी देश में जाकर रहने लगे। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया
गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो 4 अगस्त 1789 की रात को क्या हुआ, असेंबली ने, जो कौन सी असेंबली, जो अभी बनाई गई थी ना, तीसरी स्टेट की असेंबली बनाई गई, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो करों थे और कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसके जो आदेश थे, है ना, तो अव्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया कि हम इसे जड़ से खत्म कर देते हैं। जो ये जो सामंती व्यवस्था है ना, जो कर वाली व्यवस्था है, इसको हम खत्म कर देते हैं, इसे हम नहीं मानेंगे। और पादरी वर्ग के जो लोग थे, इनके जो विशेषाधिकार थे, तो उनको छोड़ने के लिए विवश किया गया कि जो आपको विशेष अधिकार मिले हैं कि कर नहीं चुकाएंगे, तो इस विशेष अधिकारों को भी उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जो धार्मिक कर था ना, उसको भी समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर कौन सा था, आपको याद होगा, आपको 2 कर बताए गए थे। एक कर टाइट था, दूसरा टाइल था। तो टाइट जो दिया जाता था वो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, जिसको धार्मिक कर कहते थे। और जो टाइल था वो कौन था, वो राज्य लिया करता था। उसमें भी 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जो धार्मिक कर टाइट था उसको समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। तो इस तरीके से जो नई असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली, किसके द्वारा बनाई गई थी, मिराबियो और आबेसिये के द्वारा। तो इन्होंने 20 अरब लिब्रे की संपत्ति जब्त कर ली गई, है ना। इनको कितने में, 20 अरब लिब्रे की संपत्ति इनके हाथों में आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रांति की यहाँ से शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस संवैधानिक राज्य बन गया। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।